Hello everyone, today we will discuss the previous year question of an important chapter that is organic synthesis viva inolates। तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाइवा इनोलेट्स फाइनल ईयर बीएससी में। तो इस चैप्टर को हम क्वेश्चन के थ्रू जो है कंप्लीट करेंगे, जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एमडी यूनिवर्सिटी के और बेसिकली केयू यूनिवर्सिटी के, तो स्पेशल फोकस रहेगा उन पर। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी बुक में जो सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन पार्ट, आपके सिलेबस जो है इस चैप्टर का, वो सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन पार्ट। उसमें बताया गया है कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो ये सब आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा हुआ है। फिर आपका टॉपिक आता है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन, की जो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी है उसे एक्सप्लेन किया गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल एसिटोएसिटेट। तो डाई इथाइल एसिटोएसिटेट की का अल्काइलेशन कैसे होता है वो हमें स्टडी करना है। इसमें बेसिकली क्या है ये, और क्या कह सकते हैं इसे, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस मीन्स डाई इथाइल मेलोनेट से आप डिफरेंट एस्टर और डिफरेंट एसिड कैसे बनाते हैं अल्काइलेशन के थ्रू, ये सब इसमें स्टडी करना है। फिर अल्काइलेशन दिया है हमें इथाइल एसिटोएसिटेट का। ये तीनों चारों टॉपिक हमारे इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमें दिया है क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसका फुल मैकेनिज्म के साथ पूरा डिटेल में स्टडी करना है। ये आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में है। इसमें क्या होता है, इसमें इथाइल एसिटेट की सिंथेसिस होती है बेसिकली। फिर हमें बताना है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन इथाइल एसिटोएसिटेट। तो ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में। इसमें से हमारे इतने टॉपिक, ये 3 टॉपिक बेसिकली इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो ये 2 टॉपिक हैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। इसे हमने पूरी डिटेल में स्टडी करना है, तो इसके लिए जो है काफ़ी टाइम चाहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है प्रीवियस पेपर से, वो है एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन डाई इथाइल मेलोनेट एंड इथाइल एसिटोएसिटेट। तो डाई इथाइल मेलोनेट में और इथाइल एसिटोएसिटेट में हमें एसिडिटी एक्सप्लेन करनी है, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी क्यों होती है। तो ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया है ताकि हम इस टॉपिक को कवर कर सकें। फिर हम इनके कन्वर्जन के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, डाई इथाइल मेलोनेट। डाई इथाइल मेलोनेट क्यों कहा गया है इसे, देखिए इसमें आपको 2 इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये 2 इथाइल ग्रुप, तो इनके लिए डाई इथाइल। और आपको अगर याद हो तो ये स्ट्रक्चर होता है मेलोनिक एसिड का। तो इसमें क्या किया गया है, बेसिकली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है इथाइल ग्रुप से, तो इसलिए इसकी नेमिंग है डाई इथाइल मेलोनेट। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन मैंने जो है वो पिंक कलर से लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एस्टर। एस्टर की रिस्पेक्ट में ये कार्बन कैसा है, हमारा अल्फा कार्बन है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी अल्फा कार्बन है ये, और यहाँ से भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ज़्यादा एसिडिक है। कैसे है वो एसिडिक, उसी की एसिडिटी को हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो एसिडिक कैसे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो ये एस्टर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे है, इसका जो है माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ से जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो उससे क्या होगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर। तो अब ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन की जो डेंस कमी है उसे कहाँ से पूरी करेगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये ग्रुप खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके पास, जो कि दोनों साइड से इसकी जो है इसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इससे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जिससे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक हो जाएगा, और कोई भी वीक एसिड भी यहाँ वीक बेस भी जो है यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ये कोई बेस आएगा और ये यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। कोई भी हम वीक बेस ले सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको पता है वो निकाल ही लेंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैं, पर यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वीक बेस भी इस हाइड्रोजन को निकाल पाता है। क्यों निकाल पाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं।
जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन को जो है वो वीक बेस भी इजीली अपने साथ बाहर निकाल के ले जाएगा। तो यही दिखाया गया है, ये बी से बेस रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा ऐसे। तो हाइड्रोजन को जब ये अपने साथ ले जाएगा तो ये कैसे ले जाएगा, देखिए ये ऐसे हैं, ऐसे ये दिखा रही हूँ मैं, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई बेस आया, उसने इस पे अटैक किया और अपने साथ हाइड्रोजन को ले गया, और इस बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसको अपने साथ ऐसे ले गया। अब जो ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, देखिए ये दिखा रखा, तो ये एनायन बन गया। पर इस एनायन को हम क्या बोलेंगे, इनोलेट एनायन, क्योंकि ये इनोलेट को रिप्रेजेंट करता है। इनोलेट को नहीं, इनोल को रिप्रेजेंट करता है। इनोलेट तो ये खुद ही है। इनोल बेसिकली क्या होगा, जैसे ये है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है और एक साइड का मैं ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करता है, कर सकता है रेजोनेंस। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन और ऐसे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ये इन इसके लिए और ओल एल्कोहल के सफिक्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इनोल। तो ये रेजोनेंस शो करता है और उसमें क्या करता है, ये कई बार इनोल को रिसेंबल करता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनोलेट एनायन। तो यहाँ पे जो इनोलेट एनायन बना है, अब वो रेजोनेंस शो कर सकता है। अभी भी मैंने दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, यहाँ से इस बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा ऑक्सीजन की साइड। ये बॉन्ड क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, वो इजीली पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिया और यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो इस ग्रुप से दिखाया था, यहाँ पे 2 ग्रुप है ना एस्टर के, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड फिर यहाँ पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। तो ये इस वे में रेजोनेंस शो करता है। यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है, जिससे जो है ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। यहाँ पे ये दिखा रखा है कि बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो हर जगह पे आया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये कैसे दिखा रखे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर। देखिए डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर भी है, और जब यहाँ पर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर भी आता है, और ऐसे ही जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और यहाँ पर भी। तो ये ऐसे ही दिखा रखा है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रखा है ये कि जो ये अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। अब जो है डाई इथाइल मेलोनेट को हम क्या भी कहते हैं, मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये है ये आपको मिथाइलिन है और ये एक्टिव है। एक्टिव कैसे, कि इसके पास बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इजीली रिएक्शन देता है बेस के साथ, तो स्पेशली, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। सो आप थ्योरी में लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन CS ग्रुप ऑफ सफिशिएंटली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट बाय वीक बेस ऑल्सो। व्हेन डाइथाइल मेलोनेट इज ट्रीटेड विद बेस इट गिव इनोलेट एनायन, जो कि अभी हमने देखा। इनोलेट एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इन विच द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर 2 कार्बोनिल ग्रुप। देखा था हमने 2 कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज था। एक कार्बोनिल ग्रुप ये और एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ही रहेगा। नेक्स्ट हमें एसिडिटी एक्सप्लेन करनी थी इथाइल एसिटोएसिटेट की। अब इथाइल एसिटोएसिटेट की एसिडिटी एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
ये इथाइल एसिटो एसीटेट है। कैसे? देखिए ये इथाइल पार्ट है और इसे हम क्या कहेंगे? एसीटो, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एसीटेट। तो इथाइल एसिटो एसीटेट। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर कैसे? ये एसिटो पार्ट और ये एसिटिक पार्ट, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हम इसे क्या कहते हैं? इतने पार्ट को एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आर ग्रुप है तो ये एस्टर पार्ट, तो इसे क्या कहेंगे हम? और एसिटो एसिटिक एस्टर। आपको एसिटो एसिटिक एस्टर भी लिखा मिल सकता है और इथाइल एसिटो एसीटेट भी। तो आपको दोनों नेमिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नेमिंग ही नहीं पता होगी तो आप कन्वर्जन कैसे करोगे पेपर में? तो नेमिंग का जरूर ध्यान रखना आपको। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये वो भी सफिशिएंटली एसिडिक है, इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा पोजीशन पर कैसे है, ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बोनिल की रिस्पेक्ट एस्टर की रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये क्या है? ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे ऑरेंज कलर से जो लिख रखे हैं हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें भी क्या है? यहाँ पे जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल। दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल, और इसके साथ एक और ऑक्सीजन लगी हुई है, तो एस्टर ग्रुप है ये। तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट से जो है ये अपनी तरफ इसकी कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे विड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा? इस कार्बन के पास जो है अल्फा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अल्फा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये अपनी कमी को किससे पूरा करेगा? ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक हो जाएगा और कोई भी वीकली बेस आके इस हाइड्रोजन से जो है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा। तो इसे यही रीजन है इसकी एसिडिटी का। तो इसे आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन अदर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप withdraw the electron from alpha carbon and alpha carbon to fulfill its electron deficiency withdraw electron from alpha hydrogen. So bond between carbon hydrogen is weak and hydrogen is easily abstracted by base. तो आप अपनी वर्डिंग में जैसा भी हो आप इसे लिख सकते हैं। फिर फर्दर हम यहाँ पे देखेंगे इथाइल एसिटो एसीटेट आल्सो कंटेन अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन 2 कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे भी 2 कार्बोनिल ग्रुप में देखिए, एक कार्बोनिल ग्रुप ये, एक कार्बोनिल ग्रुप ये। हैंस जो ये मिथाइलिन ग्रुप है वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो जाता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कैसे? जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो इजिली लूज कर देगा। When treated with strong base ethyl acetoacetate lose alpha proton form a resonance stabilized enolate ion in which negative charge is delocalized by 2 carbonyl group. ये हमने पिछले में भी पढ़ा था डाई इथाइल मेलोनेट। तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जो है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इनोलेट आयन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। उसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो जाता है। तो ऐसा इसमें होता है। इसमें देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दिया इथाइल एसिटो एसीटेट का, इथाइल एसिटो एसीटेट, और ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होगा? बेस आएगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। इसकी जो है एसिडिटी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा? देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जब गया तो वो प्रोटॉन फॉर्म में गया है, मीन्स H+ की फॉर्म में गया है। वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के गया है कार्बन के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन ये दिखा रखे। तो यह इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ऑक्सीजन के पास आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। अब ये बैक बॉन्डिंग भी होगी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे ये वापस आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और फिर दोनों डबल बॉन्ड साथ में नहीं बन सकते, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन थी उसके डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे। अब क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। देखिए ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऐसे ही दिखा रखा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल गया हमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था और यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और जो यहाँ का डबल बॉन्ड था वो ऐसे। तो यहाँ पे भी देखिए आप दोनों कार्बोनिल ग्रुप पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। एक बार इस कार्बोनिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एक बार इस स्ट्रक्चर में इस कार्बोनिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज दोनों
फिर डीलोकलाइज हो रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज आपको पता है, चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रखा है दोनों कार्बोनिल पे, और यहाँ पे मिडिल में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड आया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे हम, तो वहीं पर डॉटेड स्ट्रक्चर से आप डबल बॉन्ड बना दीजिए तो वो हो जाएगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये थी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, ऐसे ही अदर स्ट्रक्चर में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा आपको, जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, या यहाँ पे CN ग्रुप होता सपोज, तो वो और ज़्यादा होता एसिडिक उस कंपाउंड में। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल ले दिए मैंने। ये क्या है, इथाइल एसीटेट, ये इथाइल पार्ट और ये एसीटेट पार्ट। तो इथाइल एसीटेट है ये, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखिए कौन सा है, ये एस्टर ग्रुप की रिस्पेक्ट में जो है अल्फा कार्बन ये है, और ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच है इससे, ये इसके अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखते हैं इसमें एसिडिटी कैसे होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कार्बन अपनी कमी को कैसे पूरा करेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वो वीक हो जाएगा और बेस उसे इजीली ले लेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एसीटोन। एसीटोन में जो है अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, कार्बोनिल की रिस्पेक्ट में जो है इस साइड जाओगे आपको ये भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अगर आप दोनों साइड से स्टार्ट करेंगे, अगर आप यहाँ से चलेंगे तो इस कार्बोनिल ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, और कार्बोनिल ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है। तो ये 3 ये और 3 ये, 6 के 6 हाइड्रोजन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब इनकी एसिडिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये इनसे इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ कर लेगा -I इफेक्ट के थ्रू, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी अल्फा कार्बन के पास, जिससे कि वो अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले, और फिर अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो सेम रीजन है हर जगह। ये है डाईइथाइल मेलोनेट, डाईइथाइल और ये मेलोनेट। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये दोनों ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये इससे जो है अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। ये इथाइल एसीटो एसीटेट, ये भी हमने अभी पढ़ा है, इसमें भी जो ये दोनों ग्रुप हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एसिटाइल एसीटोन। देखिए ये पार्ट एसीटोन, ये पार्ट एसिटाइल। तो एसिटाइल एसीटोन, इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, देखिए कि 5 कार्बन है यहाँ पे, तो पेंटेन और 2 और 4 कार्बन पे क्या है, कीटोन प्रेजेंट है। तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ऑन। तो पेंटेन 2 4 डाइओन, तो ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी। तो यहाँ पे भी ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CH2 से जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यहाँ पे देखिए CN अटैच है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ पे ये एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी एसिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन इसे विड्रॉ करेगा, तो इसके पास जो है इसका -I इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी एसिडिटी बेसिकली कैसे है, यहाँ पे ऐसे जो है इनकी एसिडिटी जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़ कैसे होती जा रही है, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ यहाँ पे एस्टर ग्रुप था, एस्टर ग्रुप था, तो एस्टर ग्रुप में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने है, इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा, पर यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास लोन पेयर तो होते हैं, कार्बन के पास करें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर जो है इसे डोनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर इसे डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहाँ से भी, दोनों जगह से मिल रहे हैं, तो ये इस पर इतना दबाव नहीं डालेगा अगर ना भी मिले तो इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे दोनों से ही इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसे जो है अल्फा कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसमें कि जिसे ये इलेक्ट्रॉन ले सके। फिर नेक्स्ट, अब ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है इनसे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही ग्रुप था और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसलिए ज़्यादा एसिडिक है। अब ये इथाइल एसीटो एसीटेट इससे भी ज़्यादा एसिडिक है, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो थे दोनों एस्टर ग्रुप प्रेजेंट थे, दोनों एस्टर ग्रुप में क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि इसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा इससे।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये तो ज़्यादा विड्रॉ करेगा, इसका तो कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, ये तो इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो अब हमें कंपैरिजन क्या करना है, इसका और इसका, और इसके कंपैरिजन में आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकता है और यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जो है एसिटाइल एसीटोन में यहाँ पे दोनों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये दोनों विड्रॉ करेंगे, तो ये इसलिए और भी ज़्यादा एसिडिक है। और ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें CN आ गया, जिसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा अल्फा कार्बन से, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट। ये टॉपिक था हमारे सिलेबस में नेक्स्ट। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। गिव द कन्वर्जन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट। तो डाई इथाइल मेलोनेट का कन्वर्जन दिखाना है किसमें, एन ब्यूटायरिक एसिड में और 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो प्रोडक्ट लिख लेंगे आप, क्या होता है एन ब्यूटायरिक एसिड, बेसिकली ब्यूटेनोइक एसिड को ही एन ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड लिख लेंगे आप। और यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन को हटा के आप क्या लगा देंगे, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब आपको पता है डाई इथाइल मेलोनेट का जब हम अल्काइलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें R ग्रुप ये मिलता है, और जो CH2 और COOH ग्रुप है ये हमें सब में सेम मिलेगा। सेम कैसे मिलेगा वो भी हमें देखना है। तो इसमें कितने स्टेप होते हैं, बेसिकली इसमें जो है 3 स्टेप होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमें इनोलेट की फॉर्मेशन करनी है। चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाइवा इनोलेट्स, मीन्स इनोलेट्स का यूज़ करके जो है हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं। तो इनोलेट्स कैसे आता है, अभी हमने जो है एसिडिटी पढ़ी थी अल्फा हाइड्रोजन की इसमें, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि बेस जो है वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो इनोलेट बन जाता है। तो वैसे ही हम इनोलेट बनाएंगे, सबसे पहले इनोलेट की फॉर्मेशन करेंगे। इनोलेट की फॉर्मेशन के बाद जो है हम यहाँ पे जो इनोलेट बन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करवा देंगे, अल्काइलेशन करवा देंगे उसका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। अल्काइलेशन के बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास हमें डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है और फिर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो भी हम प्रोडक्ट चाहते हैं। तो यही इसका बेसिक मैकेनिज्म होगा। तो यह हमने डाईथाइल मेलोनेट लिख लिया सबसे पहले, इसे हम मेलोनिक एस्टर भी कहते हैं, आपको पता ही चल गया होगा अब तक। तो ये है सोडियम मिथॉक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम मिथॉक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस हाइड्रोजन के जो है, देखिए जैसे ये बताया था मैंने, ये बेस है, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों लगा रखा है, यहाँ पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करता है। ये नेगेटिव चार्ज कभी कार्बोनिल ग्रुप पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो नेगेटिव चार्ज को ऐसे करके पूरे कंपाउंड पे लगा दिया है। तो उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए काउंटर आयन है सोडियम, क्योंकि नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके गया है उसकी वजह से, तो वो अटैक करेगा आपके R ग्रुप पे। अब R ग्रुप आप कौन सा लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है वो आप R ग्रुप लेंगे। तो हमें क्या बनाना था, एन ब्यूटायरिक एसिड। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको CH2 और COOH तो इसी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो, CH2 आपको यहाँ से मिलेगा और COOH आपको यहाँ से मिलेगा। आपको पता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से हमें एसिड मिल जाता है, तो यहाँ से तो हमें एसिड मिल जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से हमें जो है एक और CH2 मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो R ग्रुप हमें ले लिया है, क्या R ग्रुप लिया है हमें, ये इथाइल लिया है, इथाइल आयोडाइड। आयोडाइड क्यों लिया है, यहाँ पे ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, बस फ्लोरीन मत लेना। तो ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा। आपको पता है अटैक कैसे शो करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिच से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे शो करते हैं। अब ये अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पास अब जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी अब बढ़ गई है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन होगी,
तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे आर ग्रुप पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा स्लाइटली। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो क्या है, वो हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो वो यहाँ पे अटैक करेंगे, जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट, ये आयोडीन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, आई नेगेटिव और Na पॉजिटिव कंबाइन होके NaI निकल जाएंगे बाहर, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, CH3CH2, ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन बचा है, जो एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है अभी भी। तो यहाँ पे आप दोबारा से भी वो कर सकते हैं, इनोलेट एनायन बना सकते हैं। कैसे कि बेस लाएंगे तो बेस से एब्स्ट्रैक्ट करवा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर से आप किसी और अल्काइल हैलाइड से यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं, अल्काइलेशन करवा सकते हैं दोबारा से SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप करवा सकते हैं। पर हमें क्या है, हमें एन ब्यूटायरिक एसिड बनाना है, उसके लिए हमें यहाँ पे जो है अल्काइलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हमारा नेक्स्ट स्टेप है। हाइड्रोलिसिस में हमें क्या करना है, एक्वस NaOH को जो है एक्वस NaH के साथ रिएक्शन करवानी है, हीट करना है साथ में। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे यहाँ से ये बॉन्ड, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H इसके साथ यहाँ पे इथेनॉल निकल जाएगा बाहर, एक मॉलिक्यूल यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ से, तो दो मॉलिक्यूल जो है वो इथेनॉल के बाहर निकल जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, और N यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये स्टेप मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार। तो ये स्टेप कैसे होगा, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे स्लाइटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने क्या किया है, NaOH डाला है और साथ में क्या किया है, हीट किया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, मैं ये पोर्शन बना रही हूँ आगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे OH और ये ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और फिर C2H5। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। तो फिर यहाँ पे आपको पता है बैक बॉन्डिंग होगी, ये नेगेटिव चार्ज वापस से, और ये अब यहाँ पे अगर बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, COH, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, C2H5, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो हमें ये ऐसे मिलेगा। अब ये क्या हो गया, ये भी लिख देती हूँ मैं, CH से फिर एक और ग्रुप अटैच है, ऐसे ही एस्टर ग्रुप। तो इस पोर्शन का भी ऐसे ही होगा जैसे इसका हुआ। तो अब क्या हो गया, ये आपके पास बन गया एसिड। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये एसिड है और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इथोक्साइड क्या होता है, ये बेस होता है। तो ये एसिड है और ये बेस है, और जहाँ पे भी आपको एसिड बेस दिखाई दे, आपको वहाँ पे उनकी रिएक्शन करवानी होती है, सोल्ट बनाना होता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, C2H5OH। तो अब यहाँ पे ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जब, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा अपने, तो इसके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, और यहाँ पर अनदर जो एस्टर ग्रुप है वो। तो अब इस नेगेटिव चार्ज को जो है वो बैलेंस करेगा Na पॉजिटिव, जो NaOH डाला था ना हमने। तो एक NaOH का मॉलिक्यूल जो है वो इसे ऐसे हाइड्रोलिसिस कराएगा, और दूसरे NaOH का मॉलिक्यूल इस पार्ट का करवाएगा। तो ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे, डाइल्यूट एसिड, एसिडिफिकेशन करवाएंगे। जिस एसिड डाला हमने यहाँ पे डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl, तो NaCl माइनस हो गया, 2 NaCl निकलेंगे यहाँ पे, और NaCl निकलने से क्या होगा,
हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर Na निकल गया तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या नेमिंग है इसकी, 2 इथाइल मेलोनिक एसिड। तो यहाँ पे आपको पता है जहाँ भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबल होते हैं। तो अगर उसे हीट करेंगे हम तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। जैसे कि ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हमारे पास क्या मिलेगा हमें, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ये बाहर निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये से। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था हमारा N-ब्यूटायरिक एसिड, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हमने N-ब्यूटायरिक एसिड बनाया है। ऐसे ही हम और भी जो है एसिड बना सकते हैं। R ग्रुप को चेंज करते जाएंगे हम, बेसिकली हमें जो है सारी रिएक्शन के स्टेप जो है वो सेम रहेंगे। हमें क्या करना है, बस यहाँ पे R ग्रुप को चेंज करते जाना है। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की नेमिंग पता होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो हम प्रोडक्ट का जो है, जो भी क्वेश्चन हमें दिया मिलेगा, हम प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले। तो हम उसमें से कॉमन, आपको पता है CH2COH मिलने वाला है हमें कॉमन, जो कि हमें हमारे रिएक्टेंट से मिलेगा। बाकी जो पार्ट होगा यहाँ पे वो हम देखेंगे कि वो किस R ग्रुप को लेने से हमें यहाँ पे मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है रिएक्शन कर लेंगे। तो ये आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जो है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनाना हमें। अब ये हमने क्या बनाया है, ब्यूटेनोइक एसिड, इसे N-ब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो डिफरेंस क्या है, इस हाइड्रोजन की जगह हमें मिथाइल ग्रुप और अटैच करना है। तो अब कैसे अटैच करेंगे, देखिए ये कन्वर्जन दिखा रखे हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको। ये स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथोक्साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, इसने अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक किया, उसे एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल निकला है, सॉरी 2 नहीं, क्योंकि यहाँ से इसने हाइड्रोजन ले लिया। तो ये अलग अलग कलर से इसलिए शो कर रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्या निकला है। यहाँ पे एसिडिक जो हाइड्रोजन था ये वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, जिससे कि वजह से नेगेटिव चार्ज आया था, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट बना था। रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए यहाँ पे बाहर वो दिखाया है, पर एक्चुअल में तो स्टार्टिंग में चार्ज यहीं पे आता है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम सेम लेंगे जैसे कि उसमें लिया था, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड, तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे ये अटैक किया इसने, जो है आयोडीन बाहर निकल गया नेगेटिव चार्ज के साथ, तो NaI यहाँ से माइनस, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। मीन्स क्या है, जैसे ही यहाँ पे ये अटैक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी जैसे ही, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, मीन्स जैसे ही ये बॉन्ड बनना शुरू होगा ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये SN2 मैकेनिज्म में होता है। और हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हम R ग्रुप जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, टर्शरी हम नहीं ले सकते, क्योंकि टर्शरी में जो है एलिमिनेशन रिएक्शन शो हो जाती हैं। अगर आगे एग्जाम्पल आएगा तो हम देखेंगे। तो टर्शरी हम नहीं ले सकते, और यहाँ पे अराइल हैलाइड भी नहीं ले सकते हम। अराइल हैलाइड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अराइल हैलाइड में आपको पता होगा कि वहाँ पे जो रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्रेफरेंस हम देंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के। सेकेंडरी से भी बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, पर हमें कम यील्ड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म में आपको पता है साथ साथ में बॉन्ड बनता होता है और साथ साथ में ब्रेक हो रहा होता है। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, जैसे कि SN1 में होता है। तो यहाँ पे जो है स्टीरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना होता है हमें। तो यहाँ पे ये अटैच करवा दिया ऐसे, जैसे पिछले में करवाया था। अब वहाँ पे पिछले में मैंने क्या कहा था कि एक और एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, उसे भी हम हटा सकते हैं। तो इसमें हमें उसी की ज़रूरत पड़ गई इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो है मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, तभी ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो उसके लिए हमें पहले ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को कैसे हटाते हैं हम, कोई बेस ले आते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस का भी आपको ध्यान रखना है, आपको जो है बेस उसके अकॉर्डिंग लेना है जिसके प्रोडक्ट वहाँ पे क्या मिल रहा है, साइड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे इथेनॉल मिल रहा है, तो इथेनॉल जो है वो वीक एसिड होना चाहिए आपके इस एसिड से, तभी ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड होगी।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है कि आपको बेस कौन सा लेना है। यहाँ पर आप ये बेस ले सकते हैं क्योंकि इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सोडियम इथोक्साइड बेस लिया है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे इथेनॉल बाहर निकलेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उसकी वजह से ये, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर। यहाँ पे हमने आर ग्रुप लिया है मिथाइल, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या अटैच करना है, यहाँ पे हमें मिथाइल अटैच करना है, तभी हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा हमें। तो मिथाइल आयोडाइड लिया हमें, इसकी भी वही एक्सप्लेनेशन है।